जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे आप लोग सजेस्ट में जाकर देख लीजिएगा, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ RSJ एजुकेशन 91 में, जो कि आपका ही चैनल है और आप लोगों की वजह से ही ये चैनल चल रहा है, वरना ये चैनल तो चलता नहीं। क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तभी हम हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो दोस्तों, आज हमने पॉलिटी का सेट लाया है। आज 7 अप्रैल 2021 है। आज पॉलिटी का सेट है। तो पॉलिटी में हम लोगों ने चैप्टर वाइज देखते हैं। तो आज पॉलिटी में हम लोगों ने कुछ अनुसूची और कुछ भाग को लिया है, जो कि आपको बहुत मदद मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एक आध क्वेश्चन इससे टच हो ही जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते किस अनुसूची में दिया गया है? मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और जो हाई कोर्ट के जज हैं, तो इनके सैलरी और जो कि अलाउंस होते हैं, सैलरी और अलाउंस यानी भत्ते, कौन से अनुसूची, कौन से शेड्यूल में दिया गया है? तो शेड्यूल 2, शेड्यूल 4, शेड्यूल 6 या फिर शेड्यूल 8? दोस्तों, आप लोग इसका पहले आंसर बताएंगे, तब मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करता हूँ। चलिए दोस्तों, आपने सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर ए, 2 में, भाग 2 में, शेड्यूल 2 में क्या बात की कही गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के जज हो या उच्च न्यायालय के जज हो या फिर कैग हो, इन सबों के वेतन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये इन सभी के जो वेतन और भत्ते हैं, मतलब अलाउंस है और सैलरी है, ये आपका शेड्यूल 2 में लिखा गया है। ठीक है, कि इन लोगों को शेड्यूल 2 के तहत इन लोगों को वेतन भत्ता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, शेड्यूल 4 में क्या है? शेड्यूल 4 में जो है कि राज्यसभा में जो है कि सीटों का बंटवारा कहा गया है। तो किसके किसके बीच सीटों का बंटवारा किया गया है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों का बंटवारा कहाँ? राज्यसभा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या कहा गया है? इसमें ST जो शेड्यूल ट्राइब्ड हैं, इनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान कहा गया है कि इनके प्रशासन में जो है कि मतलब जो शेड्यूल ट्राइब के जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, इनमें इनकी बात कही गई है शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 8 जो है कि भाषा से संबंधित है, जो हमारे मतलब संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, या तो फिर कितनी भाषाएं हैं, या आगे अमेंडमेंट की गई है। तो ये आगे क्वेश्चंस आएगा, मैं इसका भी डिस्कशन नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अनुसूची 12 मतलब शेड्यूल 12 को कितना संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? मतलब कितने में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है कि अनुसूची 12 को जोड़ा गया है? और अनुसूची 12 में है क्या? अनुसूची 12 में दोस्तों क्या है? नगर पालिका है। नगर पालिका में नगर पालिका कौन से अनुसूची में है? अनुसूची 12 में है। इसको जो है कि अच्छा, पहले आप लोग बताइएगा ना। चलिए, ऑप्शन आपका है 52, 54, 74, 73 और फिर पहला संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने आंसर बिल्कुल ही सही दिया है, ऑप्शन नंबर 2, 74वां संविधान संशोधन जो है कि 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि नगर पालिका को लाया गया है। कौन से अनुसूची में? शेड्यूल 12 में। ठीक है, इसमें टोटल 18 विषय हैं। किसमें? नगर पालिका में। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग समझ लेते हैं ऑप्शन नंबर पहला, 52वां संविधान संशोधन 1885 के द्वारा दल बदल कानून को लाया गया है। अब ये दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून जो है कि एक ऐसा कानून है जिसमें होता ये है कि अगर दो पार्टी है, मान लीजिए कि अगर हम बीजेपी के लिए और फिर या फिर कांग्रेस को लिए, दो पार्टी हैं, अगर मान लीजिए कि बीजेपी का पार्टी जो है कि यहाँ से हार जाता है, ठीक है, या तो फिर कांग्रेस का पार्टी
एक तरफ से जीत जाता है। तो अब ये कांग्रेस वाला चाहे कि हम बीजेपी में आ जाए तो ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही हो गया दल बदल, मतलब आप दल नहीं बदल सकते हैं चुनाव होने के। चुनाव के पहले आप कुछ भी कर ले, किसी भी पार्टी में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो है कि आप दल नहीं बदल सकते हैं। चलिए, ये हम लोग को समझ गया। 52वां संविधान संशोधन जो है कि 1885 में 10वां अनुसूची को जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि पंचायत को लाया गया है। पंचायत को लाया गया है कौन सा? 11वां संविधान 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को लाया गया है, और ये 11वां अनुसूची में इसे रखा गया है। पहला संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि पहला संविधान संशोधन के द्वारा है शेड्यूल 9 को जोड़ा गया है। शेड्यूल 9 को, हमें आपको पता होगा कि हमारा जो मूल संविधान बना था तो उसमें शेड्यूल 8 ही था, लेकिन अभी 12 शेड्यूल है। तो यही नौवां शेड्यूल जो है कि पहला संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और जो है कि 9वां शेड्यूल जो है कि भूमि सुधार कानून से संबंधित शेड्यूल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोसीजन इमरजेंसी प्रोस्टिट्यूशन को कितने भाग में रखा गया है? भाग 3, 15, 20, 18। आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 18। भाग 18 में जो है कि इमरजेंसी की बात कही गई है। तो इमरजेंसी के बाद भाग 18 में कही गई है, और इसका आर्टिकल जो है 352 से लेकर 360 में ये भाग 18 और 352 था ना, 25 लिखा गया। 352 से 360 में जो है कि ये इमरजेंसी प्रोविज़न की बात की गई। यहाँ पे भी होगा, सी नहीं होगा, भी होगा, प्रोविज़न, VISION होता है इसका, ठीक है। तो प्रोविज़न, ठीक है। तो भाग 18 में, ठीक है। तो ये 352 में किसके बारे में कहा गया है? 352 में जो नेशनल इमरजेंसी लगेगा। 356 में जो है कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा, मतलब राष्ट्रपति शासन लगेगा। और 360 जो है कि इसमें वित्तीय आपातकाल, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा 360 में। चलिए, अब ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 3, मतलब कि भाग 3। भाग 3 में किसके बारे में बात की गई है? तो फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है। अच्छा, भाग 15 में किसके बारे में बात की गई है? तो भाग 15 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। मतलब इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या होता है? निर्वाचन आयोग, ठीक है। अच्छा, भाग 20 में जो है कि संविधान संशोधन की बात कही गई है। इसका आर्टिकल है 368, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाग 4 यानी कि पार्ट ए में किसकी चर्चा की गई? नागरिकता, राज्य से संबंधित प्रावधान, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देश। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मूल कर्तव्य की बात जो है कि पार्ट 4A में की गई है। मूल कर्तव्य, हमारा मूल कर्तव्य कितना है? टोटल 11 था। जिस समय संविधान बना था उस समय कितना था मूल कर्तव्य? 10 था। लेकिन अब 11 हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक है। जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है कि अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। प्रत्येक माँ बाप का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 साल तक की दे ही, ठीक है। और ये सरकार का भी काम है, ठीक है। चलिए, तो ये मूल कर्तव्य समझ गए। अच्छा, नागरिकता कौन से भाग में है? नागरिकता जो है कि भाग 2 में है। इसका आर्टिकल है 5 से 11, ठीक है। चलिए, राष्ट्र से संबंधित प्रावधान किस में है? राष्ट्र से संबंधित प्रावधान भाग 6 में है। भाग 6 में राष्ट्र से संबंधित प्रावधान की बात कही गई है। इसका आर्टिकल है 352 से लेके 237, ठीक है। अच्छा, मूल कर्तव्य समझ गए। राज्य के नीति निर्देश, मतलब भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में इसकी चर्चा की गई। इसका आर्टिकल है 36 से 51, और इसके जस्ट बाद ही आपका मूल कर्तव्य आ जाता है, जो कि 4A में है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संघ और उसकी राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 1,
भाग 15, भाग 20, भाग 18। इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर आप लोगों ने सही दिया है भाग 1। भाग 1 में जो है कि संघ और उसके राज्य के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, संघ का मतलब देश हो गया और राज्य जो है हमारा स्टेट हो गया। ठीक है, संघ यानी यूनियन, राज्य यानी कि स्टेट। ठीक है, तो ये यूनियन और स्टेट के बारे में जो वर्णन किया गया है भाग 1 में का किया गया है। ठीक है, अच्छा चलिए अब भाग 15 देख लेते हैं। भाग 15 क्या है? तो भाग 15 में जो है कि भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित था, जो कि पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे। 20 जो है कि संविधान संशोधन से, और 18 किससे था? 18 था आपका 18 किससे था आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 18 किससे था जल्दी? भाग 18 में क्या था ना जी, ये देखिए भाग 18 में ये था ना, आपातकालीन प्रावधान, तो भाग 18 में ही दिया गया था ना। चलिए ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कितने भाषाओं को जोड़ा गया है? अच्छा जो 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसमें कितने भाषाओं को जोड़ा गया है? तो हमारा ऑप्शन है 2, 4, 6, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है? तो वो 4 भाषाएं हैं, मैथिली है, संथाली है, बोडो है और डोगरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आ जाते हैं सीधा 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 15वीं भारतीय भाषाएं कौन सी है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी या सिंधी? चलिए आंसर इसका आप लोग दीजिएगा। चलिए इसका आप लोगों ने आंसर सही दिया है, सिंधी जो है कि 15वीं भारतीय भाषाएं हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जिस समय संविधान बना था उस समय भाग कितना में, भाग 4 में ना, नहीं, भाग 8 में, भाग 8 में जो है कि संविधान में भाषाओं की बात की गई थी। ठीक है, उसमें टोटल उस समय 14 भाषाएं थे, लेकिन कुछ समय बाद जो है कि और भाषाओं को जोड़ा गया। तो सिंधी को जो है कि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, सिंधी को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अच्छा अब ये कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली आप जो भाषा देख रहे हैं, इसको जो है कि जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसे जोड़ा गया 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, जो कि हमारा 15वां भाषा था। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें से मैथिली है, संथाली, डोगरी और एक है आपका बोडो। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित नहीं है? मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब से जो है कि संबंधित नहीं है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। ये जो है अनुसूचित जनजाति के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अनुसूचित जनजाति के बारे में जो है कि भाग 6 में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है कि 4 राज्य ऐसे हैं जिसको शेड्यूल ट्राइब से संबंधित प्रावधान हैं, और इसमें से एक जो है मणिपुर, इसको नहीं है। तो कौन कौन से वो 4 राज्य हैं? तो असम हो गए, मिजोरम हो गए, मेघालय हो गए और त्रिपुरा हो गए। ये जो 4 राज्य हैं ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित रखते हैं, लेकिन मणिपुरी जो है कि संबंधित नहीं रखते हैं। तो क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने के लिए अक्सर आया जाता है और अक्सर मणिपुर ही ऑप्शन देता है।
ठीक है, क्योंकि मणिपुर, मिजोरम और मेघालय एक जैसा लगता है, इसीलिए ऑप्शन कन्फ्यूजन करने के लिए जो है कि एग्जामिनर स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन देता है। तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है शपथ का प्रावधान किस भाषा में किस भाग में किया गया है? भाग 7, भाग 5, भाग 3 या फिर भाग 1? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों ने सही दिया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। भाग 3 में जो है कि शपथ के बारे में बताया गया है। तो इसमें किस किस का शपथ होगा? तो ऑल कैबिनेट जो मंत्री हैं उनका शपथ होगा, जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उनका शपथ होगा, कैग जो है कि उनका शपथ होगा। मतलब इन लोगों का जो है कि शपथ के बारे में चर्चा की गई है भाग 3 में। और भाग 2 में क्या था? भाग 2 में आपका था वेतन और भत्ता से संबंधित था। भाग 1 में क्या था? भाग 1 में आपका संघ और राज्य के क्षेत्रों से संबंधित बात था। ठीक है, चलिए इस तरह से करते करते हम पूरा ये भाग को याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा आंसर हो गया, शपथ भाग 3 में कहा गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय भाषाओं में शामिल तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। तेलुगु जो है कि आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, तमिलनाडु में जो है कि तमिल बोला जाता है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है और केरल में मलयालम बोला जाता है। चलिए इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया पॉलिटी का। अब हम लोग 5 क्वेश्चन स्टैटिक्स देखेंगे और 5 क्वेश्चन जो है कि करंट देखेंगे। तो स्टैटिक्स में हम लोग आ जाते हैं। स्टैटिक्स में कह रहा है ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पुनीत अरोड़ा, कर्णम मल्लेश्वरी, मीरा कुमार या किरण बेदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, चलिए पुनीत अरोड़ा जो है कि ये प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं। मीरा कुमार जो है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं और पुरुष में जेबी मावलंकर हैं। और किरण बेदी प्रथम महिला IPS हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी या फिर 21 फरवरी? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 12 फरवरी को क्या कौन सा दिवस मनाते हैं? गुलाब दिवस। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है महाबलीपुरम। ठीक है, तो चलिए ये जो है कि ये यूनेस्को में भी शामिल है। महाबलीपुरम जो है कि यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ स्थित है? गुड़गांव, कानपुर, कटक, कोलकाता? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। कानपुर में जो है कि क्या है आपका भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। ठीक है, चलिए गुड़गांव में जो है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, कटक में आपका चावल अनुसंधान केंद्र है और कोलकाता में जूट अनुसंधान केंद्र है, मतलब जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसान घाट किनका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है कि किसान घाट में इनका समाधि स्थल है। अच्छा, तो लाल बहादुर शास्त्री का कहाँ पे है? तो विजय घाट जो है कि लाल बहादुर शास्त्री का हो गया, मोरारजी देसाई का हो गया अभय घाट और गुलजारी लाल नंदा का हो गया नारायण दास। मोरारजी देसाई जो है कि ऐसे प्रधानमंत्री देश के हुए जिसने पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाक जो है कि
इनको मिला है और इनको भारत रत्न जो कि हमारा भारत का जो है कि सर्वोच्च सम्मान है, इनको नवाजा गया। मतलब ये पाकिस्तान के भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं और भारत के भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फरवरी 2020 को किस राज्य में लोसार त्यौहार मनाया गया? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सीएम हो गए जयराम ठाकुर, गवर्नर हो गए कौन? दत्तात्रेय है करके कोई, और एक कैपिटल इसका हो गया शिमला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 20 फरवरी को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, मणिपुर और मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने जो है कि अपना स्थापना दिवस मनाया। तो इसका स्थापना दिवस तो 20 फरवरी हम लोग जान ही गए, ठीक है। गुजरात महाराष्ट्र का हो जाएगा आपका 1 मई को, और अंडमान निकोबार को 11 मार्च को, और मणिपुर और मेघालय को हो गया 21 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जो कि फरवरी 2020 में लॉन्च की गई है, किस राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है? त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यस, आपने सही बताया, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा जो है कि हरियाणा सरकार ने जो है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो इनके सीएम हो गए मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हो गए सत्येंद्र नारायण आर्य, और इनका कैपिटल हो गया चंडीगढ़, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। फरवरी 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जो है कि ये अंडर 19 का खिताब जीता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं, और ये चलिए ठीक है। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पी परमेश्वरम जिनका फरवरी 2020 में निधन हो गया है, वह किससे संबंधित है? मतलब किस क्षेत्र से वो संबंधित है? पत्रकारिता है, प्रचारक है, राजनेता है या फिर अभिनेता है? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रचारक हैं। जो पी परमेश्वरन हैं जिनका फरवरी 2020 में निधन हो गया, वो एक प्रचारक थे। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का सेट जो है कि कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है कि ये सेट आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेट है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। सही बात है, दुनिया को बदलना है तो आपके पास शिक्षा होना ही चाहिए, ताकि ये शिक्षा लेकर आप दूसरों को भी शिक्षा प्रोवाइड कर सकें जो कि किसी कारणवश जो है कि शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो है कि शिक्षा लेकर शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करते होंगे, ठीक है, और लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो दूर दराज के हैं आपके भाई बहन, हमारे भाई बहन, उनको तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने आगामी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो सके और कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो सके। दोस्तों, इस तरह से मैं अपने वाक्यों को विराम देता हूँ और मिलता हूँ एक नए सेट के साथ। तो चलिए दोस्तों, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।